आपने धुरंधर, एक था टाइगर, राजी जैसी इंडियन स्पाई मूवी बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी एक ऐसे स्पाई के बारे में सुना जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान जाता है, उनकी आर्मी में शामिल होता है और सिर्फ शामिल ही नहीं बल्कि प्रमोट होकर मेजर के पद तक पहुंच जाता है और 8 सालों तक पाकिस्तान की नाक के नीचे से भारत को टॉप सीक्रेट फाइलें भेजता रहे। सुनने में किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? लेकिन ये कहानी 100% सच है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे जाबाज जासूस रविंद्र कौशिक की, जिन्हें दुनिया द ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। आखिर एक थिएटर आर्टिस्ट ने आईएसआई को कैसे शौक आया, चलिए गहराई से समझते हैं। ये कहानी है उस शेर की जिसने दुश्मन के घर में घुसकर उसी की बिछाई बिसात पर उसी के मोहरों से उसकी हर चाल को मार दिया। कि रविंद्र कौशिक वो खतरनाक जासूस थे जो पाकिस्तान की सेना में मेजर बन गए। एक्टिंग के शौक ने उसे पाकिस्तान जाकर सबसे बड़ा नाटक करने का मौका दिया। बाद में रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था और वो करीब 16 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे। कौशिक यातना सहते रहे लेकिन अपना मुंह नहीं खोला। आज आपको सुनाऊंगा भारत के ब्लैक टाइगर कहे जाने वाले रविंद्र कौशिक की कहानी। कहानी शुरू होती है 11 अप्रैल 1952 को, जहां राजस्थान के श्री गंगानगर में सरहद के पास बसा यह शहर हमेशा से ही संवेदनशील रहा। रविंद्र बचपन से ही बहुत तेज और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उनका एक किस्सा बड़ा मशहूर है। स्कूल के दिनों में जब भी कोई ड्रामा होता, वो न केवल अपना रोल याद करते थे कि दूसरों की आवाज और चाल ढाल इतनी सटीक नकल करते थे कि लोग दंग रह जाते थे। उनके टीचर कहते थे कि रविंद्र के चेहरे को पढ़ पाना नामुमकिन था, वो एक पल में भाव बदल लेते थे। यही वो फोटोग्राफिक मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल था जिसने आगे चलकर उन्हें एक मास्टर स्पाई बनाया। अब यह एक महत्वपूर्ण बात समझिए, जासूसी कोई पेशा नहीं, एक जुनून है, और यह जुनून उन्हें विरासत में मिला था। रविंद्र के पिता करमचंद कौशिक भारतीय वायुसेना में थे। घर में अनुशासन और तिरंगे के प्रति सम्मान कुट-कुट कर भरा था। 1965 और 1971 के युद्धों की कहानियां उन्होंने अपने पिता से सुनी थी। उनके पिता ही उनके पहले मेंटर थे। जब रॉ ने उसे अप्रोच किया तो रविंद्र के मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके लिए वर्दी और वतन की सेवा सबसे ऊपर थी। उन्होंने अपने पिता से सीखा था कि देश पहले आता है, परिवार बाद में। कॉलेज के दिनों में रविंद्र थिएटर के बेताज बादशाह बन चुके थे। 1973 में लखनऊ में एक नेशनल लेवल की नाटक प्रतियोगिता हो रही थी। रविंद्र एक ऐसे जासूस का किरदार निभा रहे थे जो दुश्मन के इलाके में फंस जाता है। इत्तेफाक देखिए, दर्शकों में रॉ के कुछ सीनियर अधिकारी सादे कपड़ों में मौजूद थे। वो देख रहे थे कि कैसे ये लड़का बिना किसी घबराहट के मंच पर झूठ को सच बना रहा है। उन्हें लगा कि अगर यह लड़का स्टेज पर इतना रियल लग सकता है तो मैदान में क्या कमाल करेगा। यहीं से उनकी जिंदगी का असली नाटक शुरू होने वाला था। रॉ ने उन्हें दिल्ली बुलाया। मिशन बहुत डरावना था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके सिस्टम का हिस्सा बनना। 1973 से 1975 तक, यानी पूरे 2 साल, रविंद्र दुनिया की नजरों से गायब रहे। उन्हें नबी अहमद शाकिर के रूप में नया जन्म दिया गया। उन्हें उर्दू और इस्लामिक ग्रंथों का इतना गहरा ज्ञान दिया गया कि वो किसी भी मुल्ला या मौलवी से बहस कर सके। उन्हें पाकिस्तानी लहजे की पंजाबी सिखाई गई और सबसे बड़ा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी सुन्नत कराई गई। क्यों? क्योंकि अगर कभी पाकिस्तान में उनका मेडिकल टेस्ट हो या वो किसी शक के घेरे में आए तो उनकी हिंदू पहचान का कोई सबूत न बचे। एक वन वे टिकट था। 1975 में नबी अहमद शाकिर पाकिस्तान पहुंचते हैं। अब यह उनका मास्टरमाइंड देखिए। उन्होंने सीधी कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एलएलबी की डिग्री ली। इसके बाद वो पाकिस्तान फौज में भर्ती हुए। सोचिए, एक भारतीय जासूस अब पाकिस्तानी सेना की यूनिट्स को कमांड कर रहा था।
अपनी काबिलियत के दम पर वो प्रमोट होकर मेजर बने। उन्होंने वहां अनामत नाम की लड़की से शादी की और उनका एक बेटा भी हुआ। 8 सालों तक उन्होंने एक परफेक्ट पाकिस्तानी की जिंदगी जी। उनकी पत्नी को भी कभी शक नहीं हुआ कि उनके साथ सो रहा शख्स असल में कौन है। मेजर शाकिर के पास अब पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट फाइलों तक पहुंच थी। उन्होंने भारत को ऐसी जानकारियां भेजी जो युद्ध का पासा पलट सकती थी। परमाणु रहस्य, उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा न्यूक्लियर प्लांट की खुफिया जानकारी दी, जहां पाकिस्तान अपना परमाणु बम बना रहा था। सन 1979 से 1983 के बीच उन्होंने पाकिस्तान के कई सरप्राइज अटैक्स की जानकारी पहले ही दे दी। इससे भारत ने हजारों सैनिकों को बचा लिया। उनकी इसी बहादुरी के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें गोपनीय रूप से ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। वो रॉ के इतिहास के सबसे सफल डीप एसेट बन चुके थे। लेकिन 1983 में सब कुछ बिखर गया। रॉ ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती की। उन्होंने रविंद्र से संपर्क करने के लिए इनायत मसीह नाम के एक नए और कम अनुभवी एजेंट को भेजा। इनायत सीमा पार करते ही पकड़ा गया। पूछताछ और कड़े टॉर्चर के दौरान इनायत टूट गया और उसने रविंद्र कौशिक का राज खोल दिया। पाकिस्तानी ISI ने जाल बिछाया। बहावलपुर के एक पार्क में जब रविंद्र अपने साथी इनायत से मिलने पहुंचे तो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। एक झटके में भारत का सबसे कीमती हीरा दुश्मन की कैद में था। गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो रूह कंपा देने वाला है। सियालकोट की जेल में उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया। उन्हें हफ्तों तक सोने नहीं दिया गया और ठंडे पानी में डुबो कर रखा गया। पाकिस्तानी एजेंसियां जानना चाहती थी कि रॉ के और कितने एसेट वहां है, लेकिन रविंद्र ने अपनी जुबान नहीं खोली। उन्हें ऐसी कालकोठरियों में रखा गया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। उन्हें भारी बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक खराब हो गई, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को घेरा तो भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर रविंद्र कौशिक को पहचानने से इनकार कर दिया। जासूसी के प्रोटोकॉल के तहत एजेंट पकड़ा गया तो वो देश का नहीं रहा। भारत ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। न कोई कानूनी मदद, न कोई राजनयिक प्रयास। ये हमारे सिस्टम का सबसे काला चर्च है कि जो देश के लिए अपनी पहचान मार देता है, देश उसे ही मारने के लिए छोड़ देता है। देश उसे ही मरने के लिए छोड़ देता है। जेल से उन्होंने अपने परिवार को कुछ गुप्त पत्र लिखे। उनकी एक लाइन आज भी सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अगर मैं अमेरिका होता तो शायद मुझे 3 दिन में छुड़ा लिया गया होता। 2001 में टीबी, अस्थमा और दिल की बीमारी के कारण मुल्तान जेल में उनकी मौत हो गई। उनकी लाश तक भारत नहीं लाई गई। उन्हें जेल के पीछे ही गुमनाम दफना दिया गया। भारत में उनके परिवार की हालत दयनीय थी। पिता सदमे से मर गए। मां अमली देवी पेंशन के लिए सालों संघर्ष किया। सरकार ने उन्हें शुरुआत में मात्र 500 रुपये प्रति माह दिए, जिसे बाद में बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया। क्या 20,000 सैनिकों की जान की कीमत सिर्फ इतनी है? आज भी उनके भाई राजेश कौशिक सरकार से उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन फाइलें दफ्तरों में धूल खा रही है। एक था टाइगर और राजी जैसी फिल्में इन्हीं के त्याग से करोड़ों कमाती है। फिल्म का टाइगर बच जाता है, लेकिन हकीकत का टाइगर जेल में ही दम तोड़ देता है। राजी की सहमत वापस आती है, लेकिन रविंद्र वही मिट्टी में मिल जाते हैं। अब निर्देशक राजकुमार गुप्ता आधिकारिक बायोपिक द ब्लैक टाइगर बना रहे हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म वो कड़वा सच दिखाएगी जो अब तक फाइलों में बंद था, और कौशिक को उनका खोया हुआ सम्मान दिलाएगी। रविंद्र कौशिक की कहानी हमें देशभक्ति की पराकाष्ठा सिखाती है, लेकिन ये कहानी हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या हम अपने ही नायकों के साथ न्याय कर पा रहे हैं।
क्या प्रोटोकॉल इतना बड़ा है कि हम अपने बेटे की लाश वापस नहीं ला सकते? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मैं हूं प्रवीण दिहोरा। जय हिंद।